बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई ऑनलाइन पर। आज क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका एजुकेशन शिक्षा शास्त्र के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आ चुका हूं। ये जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे आपके संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से है। यदि आप कुछ भी बुक नहीं खरीदते हो, कोई भी आप नोट्स नहीं खरीदते हो, तो आप ये कंप्लीट वीडियो आप देख के जाते हो, इन सभी प्रश्नों को जो है एक बार जो है प्रॉपर तैयार करके जाते हो, तो एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। इन्हीं से आपका जो है पूरा पूरा आपका जो है पेपर सोल्व हो जाएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके हैं सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन जो पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, और यही क्वेश्चन जो है इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इन सभी प्रश्नों को जो है आपको रट के ही आपको अपना एग्जाम देने जाना है। वैसे तो मैंने आपके सभी जो है सब्जेक्ट इसी प्रकार मैंने जो है क्लियर कर दिए हैं, आपके सभी अपलोड कर दिया है। कहने का मतलब मेरा आप जाकर जो है सारे वीडियो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने ऑल सब्जेक्ट जो है कवर कर दिया है। इसका जो है एक मैंने मॉडल पेपर भी मैंने सोल्व किया है, तो उसको आपने नहीं देखा है तो उसको भी एक बार जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। उसको भी मैंने जो है सोल्व कर रखा है। यदि कोई एक वीडियो आप देख के जाते हो तो आप एग्जाम में जो है अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, कोई भी आपका दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो ये परीक्षा आपकी जो है लिखित टाइप की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चलेगा, इसमें एक आपको कंपलसरी आपका पेपर भी पढ़ना रहता है, जो कि आपका होता है ह्यूमन वैल्यूज वाला। उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज करा दी इसी चैनल पर। आप जाकर जो है चैप्टर उसकी क्लासें भी ले सकते हैं। अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी के मैंने जो है पेपर को भी मैंने सोल्व किया है, आप जाकर जो है वॉच कर सकते हैं। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एजुकेशन शिक्षा शास्त्र के पेपर में। इसमें शिक्षा के जो है दार्शनिक आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। शिक्षा दर्शन क्या है, उसमें जो है सामाजिक पढ़ना पड़ेगा, राजनीतिक और आर्थिक इसका जो दृष्टिकोण है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिएगा, हम सीधे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले सभी से निवेदन है, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, कि मैं चैनल पर बीए बीएससी के ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिएगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सरल शब्दों में जो है हम बताने का भी प्रयास करेंगे, जिससे आपको विधिवत समझ में भी आ जाएगा। तो शिक्षा यानी जो है दर्शन का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। चलेगा, यदि हम दर्शन की बात करें तो दर्शन होता क्या पहले समझ लो। शिक्षा दर्शन जो होता है जो है शिक्षा शास्त्र की जो है एक उसकी ब्रांच है, उसकी जो एक शाखा है। और ये जो है हाँ, जिसमें जो है शिक्षा से जो है जुड़े दार्शनिक सिद्धांतों और जो है उसके मुद्दों पर जो है विचार किया जाता है, तो इसी को जो हम शिक्षा दर्शन कहते हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा होगी है। इसके हम शाब्दिक अर्थ की हम बात करें तो ये जो है हिंदी भाषा के जो है दर्शन शब्द, जो कि अंग्रेजी भाषा फिलोसफी का जो है हिंदी रूपांतरण है। तो दर्शन को जो है इंग्लिश में जो है हम फिलोसफी कहते हैं। और जो है फिलोसफी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के जो है दो शब्दों से मिलकर जो है हुई है। तो फिलोसफी जो शब्द है दो भाषा से मिलकर जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। एक हुआ है फिलोस प्लस जो है सोफिया, ये दो शब्दों से मिलकर शब्द बना हुआ है। और जिसका जो है फिलो यानी जो है फिलोस का मतलब होता है ज्ञान, और जो है ज्ञान अनुराग, और जो है सोफिया का मतलब होता है ज्ञान का प्रेम। इस दृष्टि से जो है मानवता जो है सत्य की खोज करना, उसके जो है वास्तविक स्वरूप को समझने की जो है कला को जो है हम दर्शन कहते हैं। तथा इस कला का जो है प्रयोग करने वाले व्यक्ति को जो है हम दार्शनिक कहा जाता। तो इनकी परिभाषा बहुत ही सत्य दी हुई, बहुत ही साधारण दी हुई है कि आपका जो है ज्ञान का प्रेम जो है इस दृष्टि से जो है ज्ञान और सत्य की खोज करने वाले वास्तविक स्वरूप, यानी ज्ञान और जो है सत्य की जो खोज करने वाले जो वास्तविक स्वरूप जो होता है उसको समझने की जो कला होती है, ठीक है। तो उसको जो है हम दर्शन कहते हैं। और तथा जो है इस कला का जो प्रयोग करते हैं, जो इस कला का जो प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, इसका जो यूज करते हैं, तो इसको जो हम दार्शनिक कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। यहाँ से जो प्लेटो ने भी इसकी परिभाषा अपने शब्दों में दिया हुआ। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति जो है ज्ञान को प्राप्त करके नई नई बातों को जो है जानने के लिए जो है रुचि प्रकट करता है तथा जो है कभी संतुष्ट नहीं होता है, तो उससे जो है दार्शनिक कहा जाता है। तो इतनी परिभाषा आप जो है प्लेटो की भी ले सकते हैं। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखिएगा, जो कि आपका 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन जो कि आपका है कि शिक्षा दर्शन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे कि मैंने आपको पहले आपको बताया था कि शिक्षा दर्शन क्या है। तो ये जो है शिक्षा शास्त्र की जो है एक ब्रांच, उसकी एक शाखा है, जिसमें जो है हम शिक्षा से जो है जुड़े उसके दार्शनिक सिद्धांत और उससे जो है शिक्षा से संबंधित उसके मुद्दों पर जो है हम विचार करते हैं, उसी पर जो है उसको एनालाइज करते हैं, उसी का हम मूल्यांकन करते हैं। तो इसी को जो हम शिक्षा दर्शन करते हैं। तो शिक्षा दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण भी जो है इसके संबंध में बातें भी लिखी हुई, जैसा कि शिक्षा दर्शन जो है शिक्षा के बारे में जो है किसी व्यक्ति या जो है संगठन के विश्वासों, उसके मूल्यों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है। और शिक्षा दर्शन जो है शिक्षा के उद्देश्य, उसके पाठ्यक्रम, उसकी जो है शिक्षण विधि और जो है सामान्य जो है उसकी जो समस्याएं होती हैं, इस पर विचार किया जाता है। और शिक्षा दर्शन जो है छात्र
शिक्षा और जो छात्र को जो सीखने के लिए जो है प्रेरित करने से जो है जुड़ा भी हुआ है। और शिक्षा दर्शन जो है शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले दार्शनिक मुद्दों पर भी जो है विचार करता है। तो ये सारे जो है शिक्षा दर्शन आपके होते हैं। इसकी परिभाषा भी हम देख लेंगे। शिक्षा दर्शन में जो दार्शनिक सिद्धांतों का जो प्रयोग शिक्षा के संबंध में होता है, और शिक्षा दर्शन जो है शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर जो है विचार करता है तथा उसके जो है समाधान के लिए दार्शनिक दार्शनिक था जो है चिंतापूर्ण निर्णयात्मक आपका जो है दृष्टि से जो है प्रयत्न करता है। तो ये आपका जो है शिक्षा दर्शन कहलाता है। आपके जो है कनिंघम महोदय ने इसकी परिभाषा लिखा अपने शब्दों में। उन्होंने कहा है कि शिक्षा दर्शन की परिभाषा जो है निम्न प्रकार दी जा सकती है। उन्होंने कहा है कि प्रथम दर्शन सभी चीज़ों का विज्ञान है, इसलिए जो है शिक्षा दर्शन जो है शिक्षा की समस्याओं की सभी मुख्य पहलुओं को जो है देखता है। तो इनका कहना तब यह है कि शिक्षा दर्शन जो है ये शिक्षा की जितनी भी जो समस्याएं होती हैं, चाहे पाठ्यक्रम से रिलेटेड हो या फिर उससे कोई भी संबंधित जो प्रॉब्लम है, इसके पहलुओं को जो है देखा जा सकता है शिक्षा दर्शन के माध्यम से। तथा जो है दूसरे स्थान से दर्शन सभी वस्तुओं को जो है उसके अंतिम तथा जो है तर्कों व जो है कारणों के जरिए जो है जानने का एक विज्ञान भी है। फिर उन्होंने जो है दूसरे स्थान पर कहा कि दर्शन जो है सभी वस्तुओं को जो है अंतिम तर्कों तक, उसके लास्ट तक उसको जो है उसके कारणों को जानने का एक विज्ञान भी है। इसलिए जो है शिक्षा दर्शन जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है गहनतम समस्याओं का जो है संपूर्ण रूप से अध्ययन करता है तथा जो है विज्ञान के लिए जो है उस समस्याओं को जो है अध्ययन के लिए जो है छोड़ देता है जो तत्कालिक होते हैं या फिर हैं, और वैज्ञानिक विधि से जो है सर्वोत्तम ढंग से जो है अध्ययन की जा सकती है। तो यही जो है आपका शिक्षा दर्शन कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया था कि जो शिक्षा दर्शन है ये शिक्षा शास्त्र की एक शाखा, उसकी एक ब्रांच है जिसमें जो है शिक्षा से जुड़े दार्शनिक उसके सिद्धांत, उससे जो है संबंधित मुद्दे, उसकी समस्याओं का जो है मूल्यांकन किया जाता है, उस पर विचार किया जाता है। तो ये आपका जो है शिक्षा दर्शन कहलाता है। तो इतनी परिभाषा आपको लिखना है। अगला देखिएगा कि वेदांत दर्शन की जो है आपको परिभाषा देखना यानी देना है। क्वेश्चन ये भी काफी महत्वपूर्ण है। वेदांत दर्शन, जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है, वेदांत का मतलब क्या होता है कि वेदों पर आधारित एक दर्शन, वेदों पर आधारित जो एक दर्शन है उसी को जो है वेदांत दर्शन कहते हैं। वेदों पर आधारित ऐसा दर्शन जो वेदों पर आधारित हो उसको हम वेदांत दर्शन कहते हैं। इसकी भी परिभाषा जो है यहाँ से लिखा हुआ है कि वेदांत दर्शन की जो है तत्वमीमांसा, ज्ञान, तर्क मीमांसा तथा जो है मूल्य एवं जो आचार मीमांसा के आधार पर जो है हम उनको जो है निम्नलिखित रूप से जो है परिभाषित कर सकते हैं। तो वेदांत दर्शन जो है भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को जो है ब्रह्म यानी ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है, और यह मानती है कि जो है ब्रह्म नित्य है और जो है यह वस्तु जगत अनित्य है, और यह जो है ब्रह्म को इस सृष्टि की जो है स्थित, उसकी उत्पत्ति तथा जो है लय का जो है कारण मानती है, तथा जो है आत्मा को ब्रह्म का जो है अंश मानती है, और जो है यह प्रतिदिन जो है करती है कि जो है मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है मुक्ति है, जिसे जो है ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और जो है भक्ति योग के द्वारा जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपका जो है वेदांत दर्शन होता है। कहना मतलब ये है, ये जो वेदांत दर्शन है ये जो है ब्रह्म में ही सत्य है और सब जितना भी चीज़ें सब मिथ्या इन्होंने माना है, और जो है जो आत्मा को जो है ब्रह्म का जो है अंश मानती है वेदांत दर्शन, और साथ ही जो है ज्ञान जो, क्योंकि जीवन का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो रहता है मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना। तो ये जो मुक्ति आपको जो है तीन चीज़ों से प्राप्त हो सकती है। एक तो जो है ज्ञान योग के द्वारा, दूसरा कर्म योग के द्वारा, और जो है राजयोग और जो है भक्ति योग, इन चार के माध्यम से जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ये जो है वेदांत दर्शन है, इसके माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता है। तो इतनी परिभाषा लिखना है। अगला देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता पर आपको टिप्पणी लिखना। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कौन नहीं जानता है, हिंदू का बहुत ही जो है प्राचीनतम ग्रंथ भी है। ठीक है, तो श्रीमद् भगवत गीता में जो आपके सभी प्रश्नों का आपका जो है हल मिलेगा। आपने ओ माई गॉड आपने पिक्चर देखा होगा, ठीक है, अक्षय कुमार वाले, तो उसमें आपने देखा होगा तो जो कि भगवान के ऊपर केस करते हैं, तो उसमें जो है जो कि उससे परेशान होते तो भगवत गीता उनके पास ऐसा एक जो है बुक रहती है जिसके माध्यम से उसके संपूर्ण जो है सभी प्रश्नों को हल उसमें जो है समाहित रहता है। तो वही भगवत गीता का उसमें भी जिक्र किया गया है। तो इसी भगवत गीता के बारे में थोड़ा सा जो है बताने का प्रयास करेंगे हम। तो भगवत गीता ये क्या है, ये जो है एक श्रीमद् भगवत गीता तो है महाभारत पर आधारित है, और यह जो है हिंदू धर्म का जो है सबसे धार्मिक ग्रंथ भी माना गया है या फिर माना जाता है। और इसमें जो है इस जो है भगवत गीता जो है इसमें जो है 18 अध्याय हैं। इसमें क्या है, इसमें जो है 18 अध्याय हैं और जो है 700 श्लोक हैं। 18 अध्याय और 700 जो है श्लोक हैं, ये भी आपको लिख देना है। ठीक है, 700 श्लोक हैं। और जो है
हाँ, और जो है गीता में जो है परमात्मा, आत्मा और जो है सृष्टि विधान के बारे में जो है ज्ञान इसमें दिया गया। तो गीता क्या है, जो उद्देश्य इसका है, तो ये जो है आपकी परमात्मा और आत्मा और जो है सृष्टि की जो है बारे में जो है ज्ञान को इस पर जो है उन्होंने बताया है। इसके बारे में आपको जो है सब कुछ मिलेगा जब इसके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। और जो है गीता में जो है कर्म और जो है धर्म के बारे में भी जो है सच्चा ज्ञान दिया गया। गीता जो है इसमें आपको कर्म के बारे में जो है सच्चा ज्ञान आपको दिया गया है, जो कि पढ़ने पर आपको स्पष्ट पता चलेगा। और जो है धर्म के बारे में भी जो है आपको इसमें ज्ञान दिया गया है। और जो है गीता में जो है विश्व संरचना, मानव जगत के कल्याण पर जो है इसमें जो है सार भी इसमें प्रस्तुत है। और जो है गीता में कई ऐसे भी बातें हैं जिससे जो है जीवन की कठिनाइयाँ जो है आसान होती हैं। तो गीता में सब कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके प्रश्नों का हल आपको मिलेगा, जो कहीं ना कहीं आपको जीवन को जो है कठिनाइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है। तो यहाँ से हम देखेंगे श्रीमद् भगवत गीता एक जो है ऐसा जो है धर्म ग्रंथ है जो मनुष्य को जो है कर्मयोगी बनाने के जो है लिए प्रेरित करता है। तो श्रीमद् भगवत गीता जो कि गीता जो है ये एक ऐसा ग्रंथ है जो कि मानव को जो है कल्याण या फिर उसको जो है प्रेरित करता है। एक, हाँ, उसको जो है कर्मयोगी कर्मयोगी बनाने के लिए प्रेरित करता है। और जो है कर्मयोगी का मतलब कर्म से योगी बनना, ठीक, अपने कर्मों से योगी बनना। और इतिहास के जो है महानतम लोग, चाहे वैज्ञानिक इतिहासकार हो, फिर जो है ऋषि मुनि हो और दार्शनिक हो, या फिर जो है कोई भी रहे हो, उन्होंने जो है गीता को जो सफलता का जो है रहस्य भी जो है बताया है। और सही मायने में जो है मनुष्य के जीवन की जो है जो सच्चाई है उसकी जो है झलक आपको जो है योगी राग श्री कृष्ण के उपदेशों में जो है देखने को मिलती हैं। तो श्री कृष्ण के जो उपदेश दिए हुए हैं श्रीमद् भगवत गीता में, तो जितने भी आपके जो है जीवन की सच्चाई है, आपको सब कुछ जो है उसी में समाहित है, कोई भी बाहर नहीं है। तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और जो है यदि आप भी जो है जीवन की सफलता जो है जो है इंसान आप भी जो है जीवन के एक जो है सफल इंसान जो है बनना चाहते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता का जो है अध्याय पूरे मन से जो है अवश्य करें। और गीता से जो है सीख कर जो है ज्ञान को अपने जीवन में जो है उतारे। और यकीन मानिए कि जो है आपके जो है जीवन में जीने का ढंग, संसार को जो है देखने का नज़रिया संपूर्ण रूप से जो है बदल जाएगा। और गीता के उपदेश जो है वाकई जीवन में जो है हमें सफलता के मार्ग पर जो है ले जाते हैं। और बड़े बड़े जो है महापुरुषों ने जो है गीता के इन वचनों को जो है अपने जीवन में उतारा, जैसे कि महात्मा गांधी, अरविंद सिंह घोष, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने जो है जीवन के जो है जितने भी जो है भ्रम और जो है गीता के सार को जो है समझने से जो है इन्होंने जो है दूर किया है। तो आपको जो भी भगवत गीता के बारे में जब पढ़ोगे तो आपको हर एक प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा उसमें। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, आदर्शवाद क्या? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आदर्शवाद के बारे में जो हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही सरल शब्दों में। ये क्वेश्चन ये जो है 100% फंसेगा, इसको अब लिख के रख लो, 100% फंसेगा। आदर्शवाद क्या है, इसकी विशेषता बताइए। तो हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे आदर्शवाद के भी बारे में, चलेगा चलेगा। हम आदर्शवाद देखेंगे। आदर्शवाद जो है एक दार्शनिक विचारधारा है और इसके अनुसार जो है मानसिक जगत या भी जो है आध्यात्मिक जगत, ये जो है एक विचारधारा है, दार्शनिक विचारधारा है आदर्शवाद। इसमें जो है मानसिक जगत हो चाहे जो है, और या फिर जो है स्पिरिचुअल आपका जो है जगत हो, और जो है वास्तविक और जो है विचारों से जो है बना है। और प्राकृत और जो है भौतिक जगत की जो है अपनी कोई वास्तविकता नहीं है। यदि उसमें जो है वास्तविकता आती है तो उसके जो है केवल आत्मा का जो है विचार करने से आता है। तो आदर्शवाद क्या है, एक विचारधारा है, दार्शनिक विचारधारा है। इसके अनुसार जो है मानसिक जगत या फिर जो है आध्यात्मिक जगत जो है वास्तविकता और जो है विचारों से बना है। और प्राकृत और जो है भौतिक जगत की जो है अपनी कोई वास्तविकता नहीं है। और यदि उनमें जो है वास्तविकता जो है आती है तो केवल जो है आत्मा का विचार करने पर आती है। और जो है यहाँ से रास महोदय ने इसकी परिभाषा देते हुए अपने शब्दों में उन्होंने लिखा है कि आदर्शवाद जो है, आदर्शवाद दर्शन में जो है कई जो है इसके भिन्न रूप हैं, लेकिन सभी के जो है पीछे यही जो है प्रमुख विचार है कि मन और आत्मा जगत की जो है सार वस्तु है। और जो है सच्ची वास्तविकता मानसिक होती है। और जो है अनुभव, विचार, दार्शनिक मूल्य जो है व्यक्तित्व सभी मानसिक परिस्थिति जो है प्राकृत वाले होते हैं। और जो है भौतिक वस्तुओं की जो अपेक्षा जगत के जो है हृदय के बहुत ही समीप हैं। अतः जो है आदर्शवाद जो है जोरदार शब्दों में जो है या जो है अस्वीकार करता है कि जो है मन के बल, मस्तिष्क और जो है उसकी क्रिया है अथवा जो है चेतना किसी प्रकार का एक जो है गौण उत्पादन है। और बल्कि यह मानता है कि जो है मन स्वयं जो है आधारभूत रूप से जो है एक वास्तविक पहलू है।
तो इतनी आपको परिभाषा लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिएगा कि प्राकृतवाद से जो है क्या आशय है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन ये भी आपका दिया हुआ है। तो प्राकृतिकवाद, या फिर पूछ लेगा कि प्राकृत की ओर लौटो, जो कि रूसों का आपका नारा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% फंसेगा, तो इसके बारे में समझेंगे। तो प्राकृतवाद दर्शन की जो है एक विचारधारा है, और जो है समान रूप से जो है प्राकृतवाद वह जो विचारधारा जो प्राकृत के अलावा किसी अन्य तत्व को जो है यथार्थ नहीं मानती है, और ना ही जो है प्राकृत को जो है परे और जो है इंद्रिय अनुभव के जो है परे किसी का अस्तित्व है। और जो है हाकिंग महोदय ने इसकी परिभाषा देते हुए अपने शब्दों में इसकी परिभाषा लिखा है कि प्राकृत के ऊपर जो है कोई शक्ति अथवा ईश्वर नहीं है, और घटनाओं के जो है संगठन में जो है प्राकृत के अन्य किसी का जो है हस्तक्षेप नहीं है। तो प्राकृत क्या है? प्राकृत एक ऐसी जो है कह सकते हो इन्वॉल्वमेंट है, प्राकृत है, नेचर है, इसमें कोई भी जो है शक्ति नहीं है ईश्वर की, और जो है और सभी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं जो इसका कोई भी जो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है प्राकृतिक जो है घटनाओं में, चाहे ईश्वर हो फिर कोई हो, इनका मानना है। और वार्ड ने भी इसकी परिभाषा अपने शब्दों में लिखा, उन्होंने कहा है कि प्राकृतवाद जो है वह सिद्धांत जो प्राकृत को जो है ईश्वर से अलग करता है, और जो है आत्मा को जो है पदार्थ और जो है भौतिक तत्वों के जो है अधीन ही मानता है, या जो है अपरिवर्तनशील नियमों के जो है सर्वोच्च मानता है। तो प्राकृतवाद जो है एक सिद्धांत इन्होंने कहा वार्ड ने, और ये जो सिद्धांत है प्राकृत को जो है ईश्वर से अलग करता है, और जो है आत्मा को जो है पदार्थ और जो है भौतिक तत्वों के अधीन मानता है। जो आत्मा है ये जो है पदार्थ है या फिर जो है भौतिक तत्वों के अधीन मानता है, या जो है अपरिवर्तनशील नियमों का जो है सर्वोच्च मानता है। ये जो प्राकृतवाद है ये जो है अपरिवर्तनशील नियमों को जो है सर्वोच्च मानता है, उसको सही मानता है। फिर अगली इसकी परिभाषा दी हुई कि प्राकृतवाद जो है वह विचारधारा है उस जिसकी जो है प्रधान विशेषता है, और प्राकृत और जो है मनुष्य के जो है दार्शनिक चिंतन है, जो कुछ आध्यात्मिक अथवा जो है वास्तव में जो कुछ अनुभवतीत जो अनुभव होता है तो उसे जो है अलग हटा देना, तो ये आपका जो है प्राकृतवाद कहलाता है। तो प्राकृतवाद का मतलब ये होता है कि हाँ, ये क्वेश्चन प्राकृतवाद क्या क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% फंसेगा। और प्राकृत की ओर लौटो, प्राकृत की ओर लौटो रूसों का जो नारा था, इनका कहने का मतलब क्या था कि प्राकृत की ओर लौटो, मानव क्रियाओं से थोड़ा जो कि प्राकृत को नुकसान पहुंचा रही है, तो उसको जो है उसको स्टॉप करके कहीं ना कहीं जो है प्राकृत की ओर लौटो, प्राकृत की जो है रक्षा कीजिए, तो इनका कहना था। अगला देखिएगा, आदर्शवाद के अनुसार जो है शिक्षा का आपको जो है अर्थ आपको बताना है, तो ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी हम समझेंगे। तो आदर्शवाद के अनुसार हम शिक्षा का अर्थ समझेंगे। सबसे पहले आदर्शवाद समझ लो। आदर्शवाद जो है एक दार्शनिक आत्मा की जो है सर्वोच्च रचना मनुष्य को जो है मानता है, इसलिए जो है शिक्षा का जो है जो अर्थ उद्देश्य का जो है कार्य बताता है, और उसमें जो है अंतिम लक्ष्य जो है निहित होता है। और प्लेटो ने जो है कहा है कि शिक्षा जो है शरीर और आत्मा की जो है सभी पूर्णता जिसके लिए जो है वे उपयुक्त होते हैं और देने में जो है पाई जाती है, तो यही आपकी जो है आदर्शवाद कहलाती है। और हार्वर्ड ने भी इसकी परिभाषा लिखा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है सद्गुणों की जो है प्राप्ति होती है, तो इसकी परिभाषा बहुत ही अच्छी है हार्वर्ड ने। उन्होंने कहा शिक्षा जो है एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया भी है वह प्रक्रिया है जिससे जो है जिसके द्वारा जो है सद्गुणों की प्राप्ति होती है, अच्छे अच्छे व्यक्ति जो है गुण सीखता है। ठीक है, व्यक्ति का जो है उसका जैसे कि व्यक्ति जो है शिक्षा के माध्यम से जो है कैसे बात करना चाहिए अपने से बड़े से, ठीक है, तो ये सब कुछ सीखता है शिक्षा के माध्यम से, उसका विकास होता है, समाज में कैसे बोलना चाहिए, तो सब कुछ उसके विकास होता है। साथ में कहीं ना कहीं देखा है जो देश के हित के लिए भी जो है व्यक्ति का विकास होता है, बच्चे का विकास होता है। तो स्वामी विवेकानंद ने भी इसकी परिभाषा दिया अपने शब्दों में। उन्होंने कहा है कि मानव की जो है अंतर्निहित पूर्णता को जो है व्यक्त करना ही जो है शिक्षा है, यानी जो मानव की जो अंतर्निहित जो पूर्णता है उसकी जो आवश्यकता होती है उसको पूर्ण रूप से व्यक्त करना ही जो है शिक्षा है, तो इनका कहना है। अगला देखिएगा, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो है शिक्षक क्या होते हैं आपको बताना है। तो स्वामी विवेकानंद जो है प्राचीन गुरु शिष्य जो है संबंध में समर्थक थे। वे जो है अध्यापक को जो है गुरु की जो है खान बनाने को जो है कहते थे, और उसे जो है ज्ञान की जो है खान भी मानते थे। उसे जो है ऐसे बालक तैयार करना चाहिए जो लौकिक और जो है परलौकिक दोनों जीवन जो है सुखमय व्यतीत कर सके। उसके जो है शिक्षा उनके अनुसार जो है शिक्षक को जो है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, और जब उसे जो है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तभी जो है बालकों को जो है उसकी क्षमताओं के अनुसार जो है विकसित कर सकेंगे। और शिक्षक को चाहिए कि जो है वो अपने व्यक्तित्व से जो है बालकों को जो है प्रभावित करके उन्हें जो है सही मार्ग पर जो है लाए,
तो यही आपका जो है इनका कहना था स्वामी विवेकानंद जी का। इनका मानना यह था कि जो है गुरु और शिष्य ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक दूसरे से बहुत ही संबंधित, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जो अध्यापक हो उनको कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे गुण उसमें होने चाहिए जो बच्चों को जो है अपनी ओर जो है कहीं ना कहीं बच्चों को समझ में ही आना चाहिए पाठ्यक्रम की क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है होनी चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो है बालक को जो है शिक्षा, जो शिक्षक होते हैं टीचर, ऐसे उनको तैयार करना चाहिए जिससे जो है वे लौकिक और जो है परलौकिक दोनों जो है जीवन अपने जो है सुखमय व्यतीत कर सके। और जो है बालक जो शिक्षक होते हैं उनको जो है बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। जो टीचर होते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का मानना है कि जो है जो टीचर होते हैं उनको जो है बाल मनोविज्ञान, बाल का मतलब बच्चों का जो मनोविज्ञान होता है उसका भी ज्ञान होना चाहिए जिससे बच्चों का जो है विकास कर सके, उनकी जो है मनोविज्ञान की साइकोलॉजी को समझ सके, जिससे बालक का विकास कर सके। तो ये भी ज्ञान होना चाहिए। और जो व्यक्तित्व, जो बच्चे हैं उसको जो है उसके व्यक्तित्व को जो है प्रभावित करके उन्हें जो है सही मार्ग पर लाए। तो इनका कहना था स्वामी विवेकानंद जी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक जो है स्त्रीकरण जो है इससे आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 100% एग्जाम में आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाला है, इसको जरूर आपको तैयार करना है। सामाजिक स्त्रीकरण, स्त्रीकरण का मतलब होता है कि समाज को जो है स्तरों में विभाजित करना, यही आपका जो है सामाजिक स्त्रीकरण कहलाता है। जैसे कि स्त्रीकरण का मतलब ये समझ लो कि जैसे कि जो है समाज में लोगों को जो है जैसे कि धन, उसकी शक्ति, उसकी स्थिति क्या है समाज में, उसकी जाति क्या है, उसका लिंग क्या है, पुरुष या महिला है, फिर उसका धर्म क्या है, अन्य इन सभी के आधार पर जो है समूह में बांटना। तो यही आपका जो है सामाजिक स्त्रीकरण आपका कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में फंसेगा। इसकी परिभाषा भी यहाँ से लिखी हुई है कि सामाजिक स्त्रीकरण जैसा कि जो है नाम से स्पष्ट है कि समाज को जो है विभिन्न स्तरों में जो है विभक्त करके सामाजिक जीवन को जो है व्यवस्थित करने की जो है व्यवस्था है। और सामाजिक जो है स्त्रीकरण जो है समाज को जो है उच्च एवं जो है निम्न वर्गों में जो है विभाजित करके प्रत्येक समूहों के जो है अधिकारों एवं जो है कर्तव्यों को जो है अन्य समूहों की तुलना में जो है स्पष्ट कर देता है। इस प्रकार जो हम कह सकते हैं कि हम संपूर्ण मानव समाज की जो है जनसंख्या का इस प्रकार जो है 36 विभाजन की, उसके मध्य जो है समानता, असमानता, उच्चता और जो है अधीनता का जो है क्रम पाया जाता है। इनका कहना मतलब यही है कि समाज में जो है चाहे जो है ऊंचा हो व्यक्ति का, उसका जो है स्थिति क्या है, अमीर है या फिर गरीब है, किस धर्म का है, ठीक है, तो गरीब है अमीर है, जो है किस धर्म का है, पुरुष है महिला है, तो इसमें जो भेद किया जाता है, इसी में जो है इस तरह में इसका जो विभाजन किया जाता है, तो इसी को जो है हम सामाजिक स्त्रीकरण हम कहते हैं। इतनी परिभाषा आप तैयार कर लीजिए। और जो है यहाँ से लिखा भी हुआ है कि सामाजिक स्त्रीकरण जो है यही कहलाता है। और इस प्रकार जो है सामाजिक स्त्रीकरण जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है समाज जो है विभिन्न उच्च और जो है निम्न समूह में जो है विभाजित एक जो है व्यवस्थित होता है। और ये जो है समूह आपस में जो है दूसरे से जो है जुड़े भी होते हैं और सामाजिक एकता को जो है बनाए रखते हुए जो है ये जो है जो समूह होते हैं ये सामाजिक एकता को जो है बनाए रखते हैं और जो है समाज में स्थिरता को जो है कायम करते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना। अगला देखिएगा, अगला भी आपका दिया हुआ है 27 नंबर क्वेश्चन कि बंद स्त्रीकरण आप क्या समझते हैं। जैसे कि स्त्रीकरण की पहले आपको परिभाषा मैंने आपको समझा दिया है कि समाज में स्तरों में विभाजित कर देना समाज को, समाज के लोगों को, तो यही आपका जो है सामाजिक स्त्रीकरण आपका कहलाता है। और बंद स्त्रीकरण की हम याद बात करें तो ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही सरल शब्दों में बता देंगे, इससे कोई भी दिक्कत आपका ना हो, आप आसानी से अपने शब्दों में भी जो है बना कर ले सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम जो है होने वाली नहीं है। तो इसको देखो, बंद स्त्रीकरण क्या होता है समझ लो। किसी समूह में जो है या फिर किसी समूह, जो समाज होता है, किसी समाज में जो है समूहों को जो है जातियों में बांटा गया हो और ये जो है जातियाँ पूरी तरह से जो है बंद हो, यानी जो है ऐसा समाज, यानी ऐसा समाज जिसको जो समूह या फिर जो ऐसा समाज के जो समूह होते हैं तो उसको जो है जातियों में बांटा गया हो और ये जो जातियां है पूरी तरह से जो है बंद हो, ऐसी जातियों में बांटा गया हो समाज को जो पूरी तरह से जो है जातियां बंद हो, तो इसको जो है हम बंद स्त्रीकरण कहते हैं। तो बंद स्त्रीकरण क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बंद स्त्रीकरण क्या है, किसी समाज में जो है समूहों को जातियों में जो है बांटा गया हो और ये जातियां जो है पूरी तरह से जो है बंद हो, तो ये आपका जो है बंद स्त्रीकरण कहलाता है। और जो है किसी व्यक्ति का समूह या फिर जो है जात निर्धारण उसके जन्म या फिर जो है अनुवांशिकी के आधार पर होता है और इस तरह जो है व्यक्ति के जो है सामाजिक स्थिर उसके जो है पूरे जीवन काल में जो है बनी रहती है। तो ये जो है बंद स्त्रीकरण को जो है व्यक्तिगत सामाजिक स्त्रीकरण भी जो है कहा जाता है। तो बंद स्त्रीकरण का मतलब क्या है भैया, इसमें जो है मान लो जिस जात में जो व्यक्ति पैदा हो गया बच्चा तो उसी जात का होगा, तो इसको हम बंद स्त्रीकरण कहते हैं, ये समझ लो। अब खुला स्त्रीकरण क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी जो है हम समझने का प्रयास करेंगे।
खुला स्त्रीकरण का मतलब ये होता है कि समाज में लोगों की जो है सामाजिक स्थिति को जो है निर्धारित करने के लिए उसकी योग्यता, उसको गुणों को जो है उसकी प्राथमिकता दी जाती है। तो खुला स्त्रीकरण का मतलब ये होता है कि कुछ जो है नीचे जात के भी व्यक्ति जो पंडित होते हैं, आपने देखा होगा, कथा आप कहते हैं, तो उनकी जो है गुणों की इसमें तुलना की जाती है, उसकी योग्यता क्या है, तो इसको जो है हम खुला स्त्रीकरण हम कहते हैं। इतनी परिभाषा लिख दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी लिखा भी हुआ है कि खुले स्त्रीकरण वाले जो है समाज में जो विभिन्न स्तर जो है समूह के सदस्य का आधार जन्म और अनुवांशिकी जो है ना होकर व्यक्ति के जो है गुण और उसकी योग्यता और उसकी उपलब्धि से होता है। इसमें जो है जन्मजात नहीं देखा जाता कि व्यक्ति किस जो है जात में पैदा हुआ, बल्कि उसकी जो है गुण देखे जाते हैं, व्यक्ति कैसे, उसके जो है प्रॉपर्टीज हैं, उसकी जो है योग्यता क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसने क्या उपलब्ध किया अपने जीवन में, मेहनत करके जॉब उपलब्ध किया, कौन सी जॉब पा गया है, तो ये सारी उसकी उपलब्धियां देखी जाती है इसमें खुला जो है स्त्रीकरण में। तो यही आपका जो है खुला स्त्रीकरण आपका कहलाता है। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। हाँ, और भी आगे लिखा होगा जो है, चूंकि खुले जो है स्त्रीकरण की सदस्यता जो है जन्मजात नहीं होती है, और जो इसलिए जो है किसी भी जो है स्तर की सदस्यता जीवन पर्यंत नहीं रहती है, और व्यक्ति जो है अपनी योग्यता, गुणों का जो है क्षमता के आधार पर जो अपने स्तर की समूह की सदस्यता छोड़कर दूसरे स्तर की जो है समूह की सदस्यता जो है ग्रहण कर सकता है। और इससे जो है इसी कारण को जो है हम खुला स्त्रीकरण जो है हम कहते हैं। तो ये आपका जो है इतनी परिभाषा आपको लिख देना चाहिए। लास्ट में फिर आपका दिया कि वर्ग जो है व्यवस्था खुली स्त्रीकरण का जो है सर्वोत्तम जो है उदाहरण है। और खुली स्त्रीकरण जो है अधिकतर जो है यूरोपीय समाज व्यवस्था में जो है देखने को मिलता है, और खुले जो है स्त्रीकरण वाले समाज में जो है अपेक्षाकृत अधिक सामाजिक जो है गतिशीलता इसमें जो है पाई जाती है। तो इतनी परिभाषा आपको लिखना है। अगला देखो, विद्यालय जो है एक जो है सामाजिक संस्था है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, शॉर्ट नोट में चाहे पूछे आपके सेक्शन ए वाले विकल्प में, तो ये क्वेश्चन जो है पक्का फंसेगा। तो इसको भी जो है हम बताने का प्रयास करेंगे ये क्या है, ठीक है, चलेगा। तो जिन सामाजिक जो है कुशलताओं को जो है बालक घर पर ना सीखता है, यानी कुछ ऐसे भी जो है योग्यताएं होती, कुछ कुशलताएं जो होती हैं जिसको बालक जो है घर पर नहीं सीख सकता है, और उन्हें जो है वह विद्यालयों में जो है सरलता पूर्वक जो है सीख लेता है। और जो है नई पीढ़ी को जो है प्रशिक्षित करने में जो है शिक्षा की जो है जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी भूमिका भी होती है। और इस दृष्टि से जो है विद्यालय सामाजिक संस्था के रूप में जो है शिक्षा के उद्देश्यों की जो है पूर्ति करते हैं। और बालक जो है विद्यालय में अपने परिवार की जो है आर्थिक, सामाजिक और पृष्ठभूमि को जो है साथ लेकर अवश्य आता है। और परंतु जो है विद्यालय का जो है वातावरण उसे जो है समानता, जाति भेद और रहितता, हृदय की जो है व्यापकता और वर्गहीनता आदि जो है श्रेष्ठ गुणों को जो है सीखने के लिए जो है विवश कर देता है। तो विद्यालय एक ऐसा समाज होता है, आपने देखा होगा, सभी को जो है समान ड्रेस होता है, चाहे कोई भी अमीर हो, फिर चाहे कोई गरीब हो, चाहे वह किसी भी जात का हो, तो उसमें जो है सभी एक साथ बैठ सकते हैं। तो विद्यालय एक ऐसा समाज होता है जिसमें जो है व्यक्ति या फिर बालक, कुछ चीज़ें ऐसी होती जो घर पर व्यक्ति सीख ही नहीं सकता, बालक सीख ही नहीं सकता है, वही जो है विद्यालय में आकर ही जो है बालक सीख सकता है सरलता पूर्वक। तो यही जो होता है, और साथ में अब आने वाली पीढ़ियों को भी जो है शिक्षित करेगा। तो यही जो है, इसलिए आपको परिभाषा आपको लिखना है। अगला देखिएगा, अगला ऑप्शन फिर आपका एग्जाम में आ गया है कि समाजीकरण क्या है। एग्जाम में 100% क्वेश्चन फंसेगा, तो इसको हम समझेंगे। तो समाजीकरण की परिभाषा जो है किम्बल यंग ने इसकी परिभाषा दिया है कि समाजीकरण क्या होता है। कि समाजीकरण का जो अर्थ होता है कि व्यक्ति जो है अपनी जनजाति की जो है परंपराओं, रीति रिवाज, उसके नियम, अपनी जो है संस्कृत विशेषता, उसकी कुशलताओं अथवा जो है तथा जो है आवश्यकताओं की जो है बातों को सीखता है। और ये जो है उसे अपने समाज को जो है क्रियाशील सदस्यता प्राप्त करने के जो है योग्य बनती है या फिर बनाती है। और वह जो है अपने जीवन मूल्यों तथा जो है उद्देश्यों द्वारा अपना जो है समायोजन अपने पड़ोस, परिवार और सदस्य के साथ साथ जो है सीख लेता है। और संक्षेप में जो है समाजीकरण की जो है संपूर्ण प्रक्रिया जो है समाज कार्य अतः जो है अंतः क्रियाओं की जो है अंतर्गत आती है। तो इतनी आपको परिभाषा जो है लिख देना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो समाजीकरण क्या, पहले समझ लो थोड़ा सा सरल शब्दों में। समाजीकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो बच्चा या फिर बालक अपने मूल्यों, उसके दृष्टिकोण और अपने व्यवहारों के जो है प्रति जो उनके मानक होते हैं और कौशल को जो है सीखता है, और जो है जो उस जो है संस्कृत के लिए जो है उपयुक्त माने जाते हैं और जिसमें वे जो है रहते हैं। तो समाजीकरण यह है कि जो है समाजीकरण के माध्यम से जो है व्यक्ति जो है अपनी जो रीति रिवाज उसकी होती है, ठीक है, जिस धर्म में पैदा हुआ है उसकी रीति रिवाज होती है, पूजा करता है कि क्या करता है, उसका पहनावा जो होता है, उसकी संस्कृति होती है,
उसके जो पर्व त्यौहार होते हैं जो मनाए जाते हैं और उसकी जो संस्कृति होती है, तो इन सभी चीज़ों को जो है समाजीकरण में जो है व्यक्ति सीखता है बहुत ही सरलतापूर्वक। तो यही आपका जो है समाजीकरण आपका कहलाता है। और समाजीकरण जो होता है ये जीवन भर जो है चलने वाली प्रक्रिया भी होती है। क्या है? ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह जो है बच्चों और जो है वयस्कों के जो है व्यवहार, विश्वासों और कार्यों पर जो है असर डालता है। और समाजीकरण के जरिए जो है हम समाज के संस्कृति जो है सीखते हैं, जिसमें हम जो है पैदा हुए हैं। तो समाजीकरण क्या है? आप ऐसे भी कह सकते हैं कि समाजीकरण जो है एक जो है ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है हम उस समाज की संस्कृति को सीखते हैं जिसमें हम पैदा हुए हैं। और समाजीकरण के जरिए जो है संस्कृत, सभ्यता और जो है अन्य विशेषता पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हस्तांतरित होती रहती है। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है। हमने ये जो है समाजीकरण सीखा, मैंने अपनी जो है परंपरा सीखी, अपने रीति रिवाज सीखे, अपने धर्म की पूजा आराधना करने सीखे। और साथ में आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ रहेंगे, हमारे बच्चे रहेंगे, तो वो भी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इसका जो है जो क्रम है समाजीकरण का वो स्थानांतरित ट्रांसफर होता रहेगा। तो इतनी परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा। और हाँ, ड्रेवर जो है महोदय ने भी इसकी परिभाषा देते हुए अपने शब्दों में लिखा है कि ये क्या है। तो इसकी भी परिभाषा थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिकरण को जो है अत्यंत सरलता से जो है परिभाषित किया उन्होंने, और उनके जो है अनुसार सामाजिकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है व्यक्ति अपने जो है सामाजिक वातावरण के साथ जो है समायोजन करता है और इस प्रकार जो है सामाजिक कुशलता की जो है प्राप्ति सुनिश्चित करके उस समाज का जो है मान्यता प्राप्त सहयोगी तथा जो है कुशल सदस्य बनता है। तो यही आपका जो है समाजीकरण कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। और फिर नीचे लिखा हुआ कि इस प्रकार जो है सामाजिकरण जो है ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जो है सामाजिक वातावरण में जो है दूसरे व्यक्तियों से जो है अंतर क्रियाएं अंत प्रक्रियाएं कर जो जो एक्शन होता है, एक रिएक्शन होता है, तो अंतर प्रक्रियाएं करते हुए अपने समाज की जो है भाषा और जो है अपने समाज के रीति रिवाज और जो है उसका खान पीन, रहन सहन, ये सब जो है बहुत उसका जो व्यवहार, मूल्य और आदर्श को जो है सीखता है और अपने व्यवहारों को जो है सामाजिक समायोजन कर सकता है। तो यही आपका जो है सामाजिकरण कहलाता है। तो जो आपकी परिभाषा अच्छी लगे आपको रटना है। अगला देखिएगा कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में 100% फंसेगा। तो स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन से दिए गए, जैसे कि जो है भाषण और जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप कहीं पर भी जो है भाषण भी कर सकते हैं। और जो है शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन की भी स्वतंत्रता है। और जो है संस्था और जो है संघ बनाने की भी स्वतंत्रता है। और देश के भीतर जो है घूमने फिरने की भी स्वतंत्रता है। आप देश के किसी भी जो है आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में घूम सकते हैं, ये भी स्वतंत्रता है। और देश के जो है किसी भी भाग में जो है बसने निवास करने की भी स्वतंत्रता है। आप एक डिस्ट्रिक्ट से आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर बस सकते हैं, वहाँ का आप निवासी बन सकते हैं। और कोई भी व्यवसाय अथवा जो है आप काम धंधा करने की भी स्वतंत्रता है। अगला देखिएगा, सतत विकास में जो है शिक्षा की क्या भूमिका, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सतत विकास के लिए जो है शिक्षा अनुसंधान को जो है प्रोत्साहित करती है और मानव जो है निर्मित निर्णयों में जो है उत्पन्न होने वाली सतत विकास संबंधी जो समस्याओं को जो है हल करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। देखो, सतत विकास तभी संभव हो पाएगा जब आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो जो समस्याएं इसमें उत्पन्न होती हैं, यदि आपके पास नॉलेज नहीं होगा, ठीक है, तो आप इसका जो है समाधान नहीं कर पाओगे बिना एजुकेशन के। तो ये बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। और मानव संसाधनों में जो है निवेश के रूप में जो है शिक्षा कारकों के जो है बीच महत्वपूर्ण जो है भूमिका भी जो है निभाती है, जो सतत विकास में जो है योगदान करती है। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। फिर अगला देखिएगा कि विकास जो है सूचकांक क्या, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके जो है फंसेगा 100%। तो विकास सूचकांक हम जो है देखेंगे कि ये क्या है। तो दुनिया भर में जो है सरकारों द्वारा अपने नागरिकों को जो है मूलभूत चीज़ें मुहैया कराने को जो है लेकर जो है अरसे से जो है बहस होती रही। तो दुनिया भर की जो सरकारें होती हैं, ये जो जनता होती है जो कि उसको प्रतिनिधित्व को चुनती हैं, तो जनता सरकारें यही वादा करती, तो जो है जो हमारे जो सदस्यगण हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके लिए जो है जो जिम्मेदार जो चीज़ें बातें करते हैं कि जो उनके लिए रोटी कपड़ा मकान का जो है कॉन्सेप्ट आया है। तो यही चीज़ें के ऊपर होता है सब कुछ। और जो है आगे चलकर जो है उसमें जो है रोटी कपड़ा मकान के अलावा जो है ऐसी भी चीज़ें जो है शामिल हो गई हैं इस जिसके जो है बिना मूलभूत सुविधाओं की जो संकल्पना करना जो है ठीक नहीं होगा। वे सुविधाएं जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ पेयजल, स्वच्छ हवा, अच्छी सड़कें, सूचना का अधिकार, रोजगार आदि जो है देश के नागरिकों को जो है सुविधाएं जो है मिलती हो।
और जाहिर है कि जो है देश उन्नत की होगा। इनका विकास सूचकांक क्या है, तो विकास सूचकांक जो है जैसा कि पहले के ज़माने में था कि रोटी कपड़ा मकान की जो है प्राथमिक आवश्यकता थी पहले ज़माने में, लेकिन अब क्या हुआ है, अब सरकार से जो है लोगों की जो मांगे हैं इतनी ही नहीं सीमित बची हैं, उसमें मांग में परिवर्तन आया है और भी मांगे बढ़ गई हैं लोगों की, जिससे कि जो है हाँ, जैसे कि सुविधाएं भी कैसे बढ़ गई, जैसे कि शिक्षा के लिए स्कूल होना चाहिए अच्छा, और जो है स्वास्थ्य सेवाएं होने चाहिए, बीमार होता व्यक्ति उसके लिए जो है होने चाहिए, और जो है स्वच्छ पेयजल भी होना चाहिए और स्वच्छ हवा, ठीक है, और अच्छी सड़कें भी होनी चाहिए, सूचना का अधिकार होना चाहिए, और रोजगार, रोजगार बहुत ही बड़ा मुद्दा हो चुका है आज के ज़माने में, ठीक है। आजकल रोजगार जो है इसी पर जो है वोट अधिकतम ली जाती है। तो ये भी इसका सूचकांक है, तो इतनी परिभाषा आपको लिखना है, चलेगा। हाँ हाँ, यहाँ तक आपका हुआ था। ये रोजगार आदि जो है इसमें शामिल है, और जिस देश में जो है प्रत्येक नागरिकों को जो है सुविधाएं मिलती हैं, इनका कहना था ये है कि जिस देश में रोटी कपड़ा मकान, स्वच्छ जो है शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी सड़कें, सूचना का अधिकार, रोजगार प्रॉपर मिलता हो, तो देश में जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश जो होगा उन्नत की ओर बढ़ेगा, तो इनका कहना है। और इन्हीं सब जो है पैमानों पर जो है मानव जो है विकास सूचकांक जो है तैयार होता है, और जिसमें जो है इस साल जो है कुल 189 देशों में जो है भारत 100 जो है 29वें जो है स्थान पर है, और जो पिछले साल के जो मुकाबले एक जो है पायदान सुधार पर है। तो इतनी आपको परिभाषा लिखना है। दर्शन की जो है शाखाएं क्या, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण जो है दर्शन की शाखाएं, जैसा कि सौंदर्य शास्त्र, ज्ञान मीमांसा, और जो है नीति शास्त्र, तर्क संगत, और तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा और जो है ज्ञान मीमांसा एग्जाम में पूछ सकता है, चलेगा। तो दर्शन जो है दो शब्दों से मिलकर बना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, फिलो प्लस सोफिया, सोफी। और इसमें जो है विभिन्न इसकी शाखाएं हैं, जैसा कि तत्वमीमांसा, और तत्वमीमांसा जो है ज्ञानमीमांसा, और मूल मीमांसा, तर्कमीमांसा आदि हैं। तो कुछ लेखकों ने जो है स्वयं सिद्धांत राजनीतिक दर्शन को जो है दर्शन शास्त्र की शाखा में जो है सम्मिलित किया है। और फिलोसफी और जो है दर्शन में क्या अंतर है, क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 100% फंसने वाला है। तो फिलोसफी और जो है दर्शन में क्या अंतर है आपको बताना है। तो विदेशी दर्शन जो है ग्रीक दर्शन की जो है नींव पर जो है खड़ी इमारत है, और दर्शन जो है शब्द अंग्रेजी पर्यायवाची के जो कि फिलोसफी शब्द का रूपांतरण या फिर प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसके जो है दो भाग हैं, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ फिलोसफी। फिलोस प्लस सोफिया, फिलोस का अर्थ होता है ज्ञान से लिया जाता है, सोफिया का मतलब होता है प्रेम, यानी ज्ञान का प्रेम। इस प्रकार आप कह सकते हैं ज्ञान की परत जो है, प्रेम जो है, यही जो है फिलोसफी होता है। जबकि दर्शन क्या होता है, भारतीय दर्शन की हम बात करें तो जो संख्या ही जो है प्राकृत का जो है अर्थ अंग्रेजी के नेचर से जो है बहुत आगे निकल जाता है, अतः जो है भारतीय संस्कृत की जो है विदेशी प्राकृत से आगे निकल जाती है। अब जो है जब योग न्याय और जो है मीमांसा के आगे जो है बढ़ता हुआ वेदांत तक जो है पहुंचता है, तो परम शक्ति, परम शुभ और परमेश्वर का जो है साक्षात दर्शन ही जो है साकार करता है। तो यही आपका जो है कहीं ना कहीं दर्शन होता है। दर्शन का मतलब यह होता है कि ईश्वर के दर्शन, तो यही दर्शन से उसका जो है अर्थ लगाया गया है। तो इतनी जो है परिभाषा आपको जो है लिख देना है, इसके बीच में अंतर लिख देना है, चलेगा। तो दर्शन क्या है, दर्शन जो है एक ये है प्राकृत और समाज और जो है मानव चिंतन, ये संज्ञान की प्रक्रिया और नियमों का जो है विज्ञान है। इसमें जो है इन सभी चीज़ों का जो है इसमें जो है चेतना और जिसके स्वरूप का जो इसमें चिंतन किया जाता है। अगला देखिएगा, गांधी जी ने जो है शिक्षा दर्शन का आपको मूल्यांकन करना, गांधी जी के क्वेश्चन ये भी काफी महत्वपूर्ण। तो गांधी जी ने जो है शिक्षा दर्शन के विश्लेषण को स्पष्ट इन्होंने किया है। उन्होंने जो है कहा कि शिक्षा के जो है विभिन्न अंगों का पर जो इन्होंने जो योगदान भी दिया है। उन्होंने जो है शिक्षा की व्यापक परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक और जो है मनुष्य के शरीर, उसके मस्तिष्क और आत्मा में जो है पाए जाने वाले सर्वोत्तम जो गुण हैं, जो चतुर्मुखी, उसका जो है विकास करना। और उन्होंने जो है शिक्षा के उद्देश्यों को जो है बालक और समाज दोनों की जो है दृष्टि से निर्धारित किया, और उनका पाठ्यक्रम जो है क्रिया प्रधान है। उनकी जो है शिक्षण विधि में जो है प्रयोजनवाद के जो है गुणों का जो है समावेश है। उन्होंने जो है संपूर्ण भारत के लिए जो है एक नवीन शिक्षा और बेसिक शिक्षा को जो है सूत्रपात किया। तो इतनी परिभाषा लिखना है। और भी इसमें लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी जी ने जो है शिक्षा दर्शन के संबंध में जो है आपके एस पाटिल ने जो है लिखा भी है कि गांधी जी ने जो है दर्शन और का जो है सावधानी से जो है अध्ययन करने से जो है ज्ञात होता है कि
उनके जो है शिक्षा दर्शन में जो है पराकृतवाद, आदर्शवाद और जो है प्रयोजनवाद जो है एक दूसरे के जो है विरोधी ना होकर के एक दूसरे के पूरक हैं। तो इन्होंने जो है, जो कि एस एस पटेल ने उन्होंने लिखा है, कहा कि गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन है तो उसमें जो है शिक्षा दर्शन में जो है पराकृतवाद और आदर्शवाद जो प्रयोजनवाद है एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के अनुकूल है, उसी के पूरक हैं। और भी लिखा हुआ नीचे कि गांधी जी ने जो है अपने शिक्षा दर्शन में जो है आदर्शवाद, प्राकृतवाद, प्रयोजनवाद का जो है समन्वय किया। उन्होंने जो है आदर्शवाद से जो है शिक्षा का उद्देश्य, प्राकृतवाद से जो है शिक्षा का योजना और प्रयोजनवाद से जो है शिक्षा की विधि के सिद्धांतों को जो है लिया है। एस एस पाटिल ने जो है और भी आगे लिखा कि जो है उनका जो है शिक्षा दर्शन अपनी जो है योग्यता में प्राकृतवादी, अपने उद्देश्यों में जो है आदर्शवादी और अपने कार्यों और जो है कार्य विधि में जो है प्रयोजनवादी और शिक्षा दार्शनिक के रूप में जो है गांधी की जो है वास्तविक महानता इस बात पर है कि जो है उसमें जो है दर्शन में जो है प्राकृतवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद की जो है मुख्य प्रभावित अलग और जो स्वतंत्र नहीं है बल्कि ये सभी का योग है, सभी का मिलन है। इतना लिख दीजिएगा। अगला देखिएगा कि आदर्शवाद और जो है प्राकृतवाद में जो है अंतर क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आ गया है, तो ये भी 100% एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, इसको भी आप लिख के रख लो। आदर्शवाद और जो है प्राकृतवाद, इन दोनों के बीच में अंतर तो बिल्कुल फंसेगा ही, चलेगा। अब इनके बीच में अंतर हम समझेंगे अब कि आदर्शवाद और प्राकृतवाद जो है होता क्या है। चलेगा। तो आदर्शवाद की जो है मानता मानसिक जगत, आध्यात्मिक जगत, वास्तविकता और जो है विचारों से बना हुआ। तो आदर्शवाद क्या है, इसकी जो मानसिकता है वो जो है, ये जो मानता है इसकी, ये जो है जो मानसिक आपकी जगत है आपका, और जो आपका स्पिरिचुअल जो जगत है, वास्तविक जगत, इस विचारों से बना हुआ है। और वही जो है मानवीय अनुभव के आधार पर जो है आध्यात्मिक पहलुओं पर जो है ये बल देता है। जबकि प्राकृतवाद जो है ये पदार्थ के आधार पर जो है यथार्थ मानती है, इसके अनुसार जो है जगत, जीवन और जो है मनुष्य उसी से जो है निर्मित है। तो इसके बीच में अंतर भी लिखा हुआ कि आदर्शवाद जो है संसार के जो है प्रत्येक कार्य में जो है एक उद्देश्य देखता है, जबकि प्राकृतवाद जो है इसे एक स्वाभाविक क्रिया जो है मानता है। और आदर्शवाद जो है व्यक्ति को सृष्टि की जो है सर्वोत्तम कृत्य मानता है, जबकि प्राकृतवाद उसे जो है केवल पशु मानता है और जिसका जो है जैविक विकास होता है। अगला देखिएगा कि आदर्शवाद जो है परमात्मा को मानता है। आदर्शवाद क्या है, परमात्मा को मानता है, जबकि प्राकृतवाद जो है इंद्रियों को जो है मानता है, इंद्रिय के जो अनुभव होता है इसको स्वीकार करता है। वो आदर्शवाद जो है सत्य, मूल्य और आत्मा को मानता है, जबकि प्राकृतवाद जो है ये प्राकृतवाद को मानता है। आदर्शवाद क्या है, ये आत्मा को मानता है, सत्य को मानता है, लेकिन प्राकृतवाद क्या है, केवल ये प्राकृत को मानता है और किसी को नहीं मानता है। आदर्शवाद जो है मूल प्रवृत्तियों को जो है नहीं मानते हैं, बल्कि जो प्राकृतवाद होते हैं मूल प्रवृत्ति और जो उसके भाव को जो उच्च स्थान देते हैं। आदर्शवाद के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य जो है आत्मबोध और जो है आत्म प्रकाशन है, जबकि प्राकृतवाद के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य जीवन की तैयारी, मूल शक्तियों का विकास, वातावरण में जो है समन्वय आदि है। और आदर्शवाद जो है शिक्षा को जो है महत्वपूर्ण मानता है, जबकि प्राकृतवाद जो है शिक्षा को जो है महत्वपूर्ण नहीं मानता है। तो इतने बीच में अंतर इसके थे। और भी अंतर लिखे हुए हैं, जैसा कि आदर्शवादियों की जो है शिक्षण विधि प्राकृतवादियों से भिन्न है। वो आदर्शवाद विद्यालय को जो है महत्वपूर्ण मानता है। आदर्शवाद जो है विद्यालय को महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन जो प्राकृतवाद है ये संपूर्ण प्राकृत, जो उसकी प्राकृत केवल इस प्राकृत को ही केवल मानता है महत्वपूर्ण और किसी को नहीं मानता है। आदर्शवाद के अनुसार जो है पाठ्यक्रम का आधार जो है शाश्वत मूल्य और जो है आदर्श है, जबकि प्राकृतवाद के अनुसार जो है बालक की प्राकृत उसकी रुचि जो है शक्तियों के अनुसार बताते हैं। और जो है आदर्शवाद जो है आंतरिक और जो है आत्म अनुशासन के जो है विकास पर बल देता है, जबकि प्राकृतवाद जो है स्वतंत्रता का जो है पोषक है। आदर्शवाद जो है सहशिक्षा के पक्ष में नहीं है, जबकि प्राकृतवाद जो है सहशिक्षा के पक्षपाती हैं। और आदर्शवादी जो है ये सार्वजनिक शिक्षा के पक्ष में नहीं है, जबकि प्राकृतवादी जो है सार्वजनिक शिक्षा के पक्ष में है। तो सारे इसके बीच में अंतर, फिर लास्ट में एक और भी अंतर दिया हुआ है कि शिक्षा में जो है आदर्शवाद पाठ सहभागी क्रियाओं को जो है महत्वपूर्ण जो है नहीं मानता है, जबकि प्राकृतवाद उन्हें जो है महत्वपूर्ण स्थान देता है। तो इतनी आपको अंतर लिख देना है, मैंने इससे के अंतर सारे करा दिए हैं। अब अगला देखिएगा, सामाजिक वर्ग की अवधारणा बताइए, इसका जो है परिभाषा आपको बताना है। तो वर्ग जो है साधारण बोलचाल का शब्द है। वर्ग जो है अनेक अर्थों में इस जो है प्रयोग होता है, जैसे कि जमींदार वर्ग, दुकानदार वर्ग, श्रमिक वर्ग आदि। तो परंतु जो है समाजशास्त्रियों की दृष्टि से जो है वर्ग जो है विभिन्न व्यक्तियों का समूह, एक समूह है और जिसके जो है सदस्यों की जो है आर्थिक स्थिति, जीवन शैली और जो है आर्थिक स्थिति, जीवन शैली और जो है जीवन के अवसर के एक समान होते हैं
और इसके जो है सदस्य अपने जो है वर्ग के प्रति सचेत होते हैं और वर्ग की जो है प्रमुख जो है परिभाषाओं के द्वारा जो है वर्ग के अर्थ को जो है भली बात समझा जा सकता है। नीचे इसकी परिभाषाएं भी लिखी हुई हैं, जैसे कि मैकेवर ने जो इसकी परिभाषा लिखते हुए अपने शब्दों में कहा है कि वर्ग क्या है। तो मैकेवर महोदय ने लिखा है कि एक सामाजिक वर्ग जो है सामाजिक स्थिति के आधार पर जो है अन्य जो है लोगों से जो है पृथक किया गया एक समुदाय का एक अंश है, जिससे हम जो है सामाजिक वर्ग कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आप चाहे तो लिख सकते हैं। लेपियर ने भी इसकी परिभाषा लिखा है कि ये क्या होता है, तो उसको भी समझेंगे। तो लेपियर ने कहा कि जो एक सामाजिक वर्ग जो है सांस्कृतिक रूप से जो है परिभाषित एक समूह है जिसमें जो है समस्त जनसंख्या के जो है एक विशेष पद है और जो है स्थिति जो है प्रदान की गई है। तो ये जो है कह सकते हो सामाजिक वर्ग होता है। तो इतनी आपको जो है परिभाषा लिख देना है। और भी परिभाषा लिखा है, जैसे कि क्यूबर ने इसकी परिभाषा दिया है, एक सामाजिक वर्ग अथवा जो है समाज का जो है स्तर जनसंख्या का जो है एक जो है बड़ा भाग अथवा जो है श्रेणी है जिसमें जो है समुदाय एक ही स्थित या भी जो है पद होता है। तो ये आपका जो है वर्ग होता है, सामाजिक वर्ग होता है। यानी समाज का एक ऐसा वर्ग, सामाजिक वर्ग क्या होता है भैया, समाज का एक ऐसा वर्ग जिसमें सभी जो है वर्ग समान, जैसे कि एक वर्ग लिया जाता है सामाजिक वर्ग, तो सभी लोग बड़े बड़े एक पद होता है जैसे कि सामाजिक वर्ग के हाँ सभी लोग अमीर हैं अमीर हैं अमीर है। तो ऐसा एक स्थिति जो होती है कि हाँ अमीर हैं, तो ये जो स्थिति बराबर की होती है उसमें समानता जो पाई जाती है, सभी लोग उतने ही समान हैं, तो ये आपका सामाजिक वर्ग होता है। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। पी गिल्सबर्ट ने भी इसकी परिभाषा अपने शब्दों में लिखा है। उन्होंने कहा है कि ये क्या है, उन्होंने कहा है कि एक सामाजिक वर्ग जो है व्यक्तियों का एक समूह अथवा जो है विशेष श्रेणी कैटेगरी है जिसका समाज में जो एक विशेष पद है। मैंने जैसे कि पहले बताया, एक जो है एक समूह की एक श्रेणी है जिसमें जिसका समाज में एक विशेष वर्ग है, यानी उसके एक विशेष पद है, अच्छा एक पद है समाज में, और यह पद जो है पद ही जो है अन्य समूहों और जो उसके संबंध में जो है सदा निर्धारित करता है। तो ये आपका जो है सामाजिक वर्ग होता है। और यहाँ से भी लिखा हुआ है, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर जो यह कहा जा सकता है कि वर्ग व्यक्तियों का जो है एक ऐसा समूह होता है जिसकी स्थिति और जो है संस्कृति एक समान है, जिसकी स्थिति यानी जो है जैसा कि अमीर है तो अमीर ही है, उसकी संस्कृति भी एक समान है और जो है इसके बारे में जागरूक है। और वर्ग का जो है निर्माण आधार जो है जन्म से ना हो करके समानता से हो सकता है। इसका निर्धारण जो जन्म से नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है जन्म आपका गरीब फैमिली में हुआ हो, आप बाद में अमीर हो गए अपने कार्यों से। ठीक है, तो ये जो है इसका जन्म से निर्धारण नहीं होता है। अगला देखिएगा, जाति और जो है वर्ग में अंतर आपको बताना। क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में फंसेगा 100%, तो इसको भी जो है हम समझ लेंगे कि जात और जो है वर्ग की परिभाषा क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझने का भी जो है प्रयास करेंगे। चलेगा, तो जात के सदस्यता जो है जन्म से आधारित होता है, जैसे कि सभी को पता होगा कि जात क्या है, इसका निर्धारण जन्म से होता है कि बालक जिस जन्म यानी जो है जात में पैदा होगा कि हाँ चाहे यादव हो या फिर जो है दलित हो, ठीक है, गौतम हो, कोई भी हो, मौर्य हो, कोई भी पांड्य हो, तो ये सारी जो है जिस जात में पैदा हो गया तो उसी जात में जो है उसको कहा गया है, तो उसी जात का हो गया। ठीक है, ये जन्मजात होता है। जबकि वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है सदस्य जो है वर्ग के सदस्य जो है जन्म पर आधारित नहीं होती है, बल्कि इसके सदस्य जो है उसके जो है धर्म, उसके धन और जो है उसका जो पेशा आदि पर जो है आधारित होता है। तो वर्ग क्या है, तो वर्ग जो है ये जो है जात पर नहीं आधारित होता है, ये धर्म पर आधारित होता है। ठीक है, कि जैसे कि धर्म हो गया तो इसमें सारी जातियाँ आ जाएंगी, और जो है आपके धन से रिलेटेड आपका होता है कि आप कैसे कैटेगरी के हो, किस कैटेगरी में आप जो है आते हो, आप अमीर हो या गरीब हो, तो इसमें जो है ये सारी चीज़ें आपकी देखने को मिलती हैं। अब अगला देखिएगा जो कि दिया हुआ है कि जात व्यवस्था में जो है एक जात के व्यक्ति जो है अपनी ही जात में जो है विवाह कर सकते हो। तो जात व्यवस्था क्या होती है, इसमें जो है एक व्यक्ति जो है जो कि अपनी जात में ही विवाह कर सकता है, लड़का भी जो है उसी जात का होना चाहिए, लड़की भी होना चाहिए, तो ये जो है जात में जो है विवाह कर सकता है ये इसकी। जबकि वर्ग व्यवस्था क्या होती है, इसमें जात से बाहर निकल के भी जो है आप विवाह कर सकते हैं, चाहे अपनी जात का हो या फिर अपने धर्म का हो या फिर ना हो, चाहे लव मैरिज आजकल तो चल ही रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है, आप वर्ग की व्यवस्था से बाहर निकल के जो है किसी भी जो है से जो है विवाह कर सकते हो। अगला देखो कि जात एक जो है स्थित है जो समाज द्वारा प्रदान की जाती है और जो एक बार जो है प्रदत्त होने पर जो है स्थायी बन जाती है। तो जात जो है एक स्थित होती है जो समाज द्वारा जो है प्रदान की जाती है, जबकि वर्ग जो होता है आर्जित स्थित है,
ये वर्ग जो होता है इसको बनाना पड़ता है, उसकी कैटेगरी बनानी पड़ती है, ये जन्मजात नहीं होता है। इसको अर्जित का मतलब जो होता है जो मनुष्य अपने कार्यों से, अपने कुशलताओं से जो प्रदान करता है, अपनी कैटेगरी बनाता है, अपना ठीक है रवैया बनाता है, तो यही आपका जो है होता है वर्ग। वर्ग जो है अर्जित होती है, इसको कमाना पड़ता है। अगला देखो, जातियों की संख्या जो अधिक होती है, जातियों में जो है की संख्या अधिक होती है, जबकि वर्गों की संख्या जो है थोड़ी सी कम होती है। तो इतनी इसकी विशेष अंतर थे इनके बीच में। और भी अंतर लिखे हुए हैं कि जात में जो है ऊंच नीच की भावना होती है, जबकि वर्ग में जो है ऊंच नीच की भावना जो है थोड़ी कम पाई जाती है। और जात व्यवस्था जो है स्थिर और जो है स्थायी होती है, जबकि वर्ग व्यवस्था जो है परिवर्तनशील होते हैं। अगला देखिएगा कि जात व्यवस्था में जो है व्यवसाय जो है निश्चित होता है, जबकि जो है वर्ग व्यवस्था में जो है अनिश्चित होता है। और जात व्यवस्था में जो विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध तथा जो है निषेध पाए जाते हैं, जबकि वर्ग व्यवस्था में जो है जात की जो है भात निषेध या जो है प्रतिबंध कठोर नहीं होते हैं। और वर्ग जो है व्यवस्था प्रजातंत्र के लिए जो है बाधक नहीं इसमें होते हैं, जबकि जात में जो है प्रजातंत्र के लिए जो है बाधक होते हैं। तो इतनी जो है परिभाषा आपको इनके बीच में अंतर आपको कर देना है। अगला देखिएगा कि सामाजिक परिवर्तन का जो है अर्थ क्या होता है। तो सामाजिक परिवर्तन का मतलब होता है सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, चाहे व्यक्ति के व्यवहार हो, तो इन सभी में जो परिवर्तन होता रहता आए दिन, तो यही आपका सामाजिक परिवर्तन होता है। समाज की जो है संरचना, उसकी कार्यप्रणाली में होने वाले बदलाव, वही जो है सामाजिक अश्लीलता का। हाँ, सामाजिक परिवर्तन क्या है, तो सामाजिक परिवर्तन का मतलब उसकी संरचना, उसकी कार्य प्रणाली में होने वाला जो बदलाव होता है सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। जबकि सामाजिक अश्लीलता क्या होता है, किसी जो है व्यक्ति या समूह की जो है सामाजिक स्थिति में होने वाला बदलाव। सामाजिक गतिशीलता जो है क्या होता भैया, कि उसकी स्थिति में बदलाव, यानी व्यक्ति जो है पहले अमीर था अब गरीब हो गया, फिर पहले गरीब था अब अमीर हो गया, तो ये होता है। अगला देखो, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन, इसके बीच में भी हम अंतर देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। तो सामाजिक गतिशीलता का मतलब होता है समाज में जो है किसी व्यक्ति या जो है समूह की जो है सामाजिक स्थिति में बदलाव, यही आपका जो है सामाजिक परिवर्तन जो है गतिशीलता कहलाता है। वही जो है सामाजिक परिवर्तन का मतलब होता है कि मानवीय जो है अंतः क्रियाओं, उसके रिश्ते के कारण जो है सामाजिक संस्थाओं जो है संस्कृति में जो है बदलाव होता है, ये आपका सामाजिक आपका परिवर्तन कहलाता है। और जो है सामाजिक गतिशीलता में जो है व्यक्ति या जो है समूह अपने पद, स्थित, वेश और जो है निवास स्थान बदलता है। और वही जो है सामाजिक परिवर्तन में जो है अब इसमें जो है संस्कृत सामाजिक जो है संस्थाओं में बदलाव होते हैं। और सामाजिक गतिशीलता में जो है व्यक्ति या जो है समूह या फिर जो है एक समूह से जो है दूसरे समूह में जो है जा सकता है सामाजिक गतिशीलता में। और इसमें सामाजिक परिवर्तन में जो है इसमें मौजूद जो है समूह की जो है स्थिति में जो है सुधार कर सकती है। और वही जो है सामाजिक परिवर्तन में जो है समाज पर जो है इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। और सामाजिक गतिशीलता के कुछ उदाहरण जैसा कि जो है व्यवसायिक परिवर्तन, अंतर पीढ़ीगत परिवर्तन, और जो है दौर, लिंग, आयु समूह, अंतर समूह की जो है गतिशीलता, ये सारे इसमें शामिल है। और सामाजिक गतिशीलता के हम बात करें, सामाजिक गतिशीलता में जो है व्यक्ति और जो है समूह उसी स्तर पर जो है एक जगह से जो है दूसरे जगह जो है जा सकता है। और सामाजिक गतिशीलता में जो है व्यक्ति या जो है सामाजिक वस्तु में जो है स्थानांतरण को जो है उदग्र या कर सकता है। तो इतनी आपको अंतर भी लिखना है। सतत विकास का मतलब क्या है, कि वर्तमान जो है जरूरतों को जो है पूरा करना तथा जो है साथ ही यह सुनिश्चित करना कि आने वाली पीढ़ियों को भी जो है अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, तो ये आपका सतत विकास होता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सतत विकास के लिए जो है आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, इन तीनों क्षेत्रों में जो है नीतियों को एक साथ जो है काम करना होगा। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसा कि सतत विकास एक जो है दीर्घकालीन प्रक्रिया है, इसके उद्देश्य हैं सतत विकास के। और सतत विकास का मकसद होता है जनसंख्या के जो है जीवन की गुणवत्ता में जो है लगातार सुधार करना होता है। और सतत विकास के लिए जो है प्रकृति के साथ जो है फिर से जो है जुड़ना और जो है प्रकृति की जो है नकल करना भी जरूरी है। और सतत विकास में जो है लोगों के मूल्यों, उसकी नैतिकता और जो है सांस्कृतिक विरासत को जो है हासिल इसमें शामिल किया जाता है। और सतत विकास जो है प्रक्रिया जो है लचीली होनी चाहिए। और सतत विकास जो है आर्थिक विकास के लिए जो है व्यवस्थित रणनीति भी है। और सतत विकास में जो है पर्यावरण की जो है रक्षा करना एक जो है नैतिक मुद्दा जो है माना जाता है। तो सतत विकास का इसमें जो है पर्यावरण की रक्षा करना एक नैतिक मुद्दा माना गया है। इतनी आपको बीच में अंतर भी लिखना है। अगला देखिएगा कि प्रयोजनवाद के जो है मूल सिद्धांत क्या आपको बताना, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। तो प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत की हम बात कर ले, तो ये सिद्धांत बताता है कि जो है सत्य वही है जो उपयोगी है, और वही सत्य है जो प्रयोजन की जो है सिद्धि करे। और
और संसार जो है अनेक तत्वों जो है क्रियाओं का जो है फल है, और भौतिक संसार ही जो है सत्य है। इसके अलावा जो है कोई दूसरा जो है संसार नहीं है। और आत्मा एक जो है पदार्थ क्रियाशील तत्व है, और परमात्मा एक जो है मानव की जो है कल्पना कल्पना जो है मात्र है। और मानव संसार का जो है सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मानव जो है संसार का जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है प्राणी है। और जो है मानव जो है जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। मानव का जो उद्देश्य होता है जीवन में सुखपूर्वक जो है जीना होता है। इसके लिए जो है प्राकृत और सामाजिक ज्ञान आवश्यक है, और सामाजिक जो है विकास हेतु सामाजिक कुशलता आवश्यक है। और राज्य एक जो है सामाजिक संस्था है। तो ये जो है प्रयोजनवाद का सिद्धांत आपको लिखना है। अगला देखिएगा, रूसो की जो है निषेधात्मक जो है शिक्षा का आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है, तो इसको देखो। तो रूसो ने जो है अपनी समय तक जो है प्रचलित समस्त शिक्षा सिद्धांतों का जो है विरोध किया, और इसी कारण जो है उनकी शिक्षा व्यवस्था में जो है निषेधात्मक शिक्षा इसको कहा जाता है। तो रूसो क्या थे, इन्होंने जो है शिक्षा के सिद्धांत का जो है विरोध किया, जिसके कारण जो है इनको रूसो की जो है निषेधात्मक शिक्षा का कहा गया इनको। और निषेधात्मक शिक्षा में जो है बालकों को जो है सत्य सद्गुणों को जो है ना पढ़ाकर उसके हृदय को जो है बुराइयों से जो है बचाना चाहिए। और इसमें जो है बालक को जो है शाब्दिक और जो है पुस्तकीय ज्ञान नहीं दिया जाता है, और सामाजिक नैतिक धार्मिक शिक्षा देने की जो है ज़रूरत नहीं है। और बालकों को जो है किसी प्रकार की आदतों का निर्माण नहीं किया जाता है। और रूसो ने जो है निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मैं जो है निषेधात्मक शिक्षा का जो है उस शिक्षा को जो है कहता हूँ जो अंगों की जो है पूर्णता में जो है निहित है, और जो हमारे ज्ञान में जो है साधन है। अर्थात जो शिक्षा इंद्रियों से जो है उचित अभ्यास से जो है बुद्धि को जो है विकास कर सकता है। और निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ है आलस्य का जो है समय नहीं, बल्कि उससे या जो है उससे दूर है, या जो है सद्गुण नहीं होती है, परंतु जो है भूख से जो है भूल से बचाती है, या जो है बालक को उसी मार्ग के चयन के लिए जो है स्वतंत्र छोड़ देती है जो उसे सत्य तक जो है ले जाए। तब जो है सत्य को समझने को जो है योग्य आयु का हो जाता है, तब वह जो है उसे प्रेम करने और जो है पहचाने की जो है शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो यही आपका जो है इनका कहना था रूसो का निषेधात्मक शिक्षा के माध्यम से। इसके कुछ विशेषताएं भी है शिक्षा की, जैसा कि जो है इसमें जो है आदत का अभाव होता है, और जो है पुस्तकीय ज्ञान का अभाव होता है, और जो है दंड का अभाव होता है, सामाजिक शिक्षा का अभाव, नैतिक शिक्षा का अभाव, धार्मिक शिक्षा का अभाव होता है, बौद्धिक शिक्षा का अभाव, और इंद्रिय शिक्षा का पर इसमें बल दिया जाता है, और जो है पूर्ण स्वतंत्रता और सामाजिक परिणाम आदि अनुशासन इसमें जो है इसकी विशेषता है। अगला देखिएगा कि जॉन डीवी की जो है शिक्षा दर्शन की जो है मुख्य विशेषताओं का आपको वर्णन करना क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको हम समझेंगे। तो जॉन डीवी जो है शिक्षा और दर्शन को जो है इसमें जो है कोई अंतर ये नहीं मानते हैं, ये कहते हैं कि शिक्षा और दर्शन एक ही है। और डीवी के अनुसार जो है अपनी जो है समान आवश्यकताओं में जो है शिक्षा जो सिद्धांत ही जो है दर्शन कहलाता है। और डीवी के अनुसार जो है दर्शन जो है एक समान न्याय का साधन है, और वे जो है शिक्षा दर्शन को विचारों में जो है स्पष्टता लाने का जो है साधन मानता है, और जिससे जो है व्यक्ति अपनी सामाजिक समस्याओं को जो है हल कर सकता है। डीवी के अनुसार जो है शिक्षा दर्शन में जो है सामाजिक पक्ष को जो है प्रधानता इसमें दी जाती है। और शिक्षा का अर्थ जो है जैसे लिखा हुआ है कि डीवी की जो है शिक्षा दर्शन में जो है अनुभव को जो है प्रधानता दी गई है, और इसके अनुसार जो है केवल मात्र ही जो है अनुभव नहीं है, परंतु जो है अनुभव के लिए जो है क्रिया के तर्क की जो है अवधारणा का जो है समावेश करके उसके स्वरूप को जो है परिवर्तन जो है उसमें करना चाहिए, और तभी हम जो है अनुभव की जो है प्राप्ति कर सकते हैं। तो इनका मानना था, इतनी आपको परिभाषा लिखना है। और भी लिखा हुआ कि डीवी के अनुसार जो है यदि अनुभव को जो है वैज्ञानिक विधियों की जो है सहायता से परिवर्तित या जो है संशोधित कर दिया जाए तो जो है शिक्षा बन जाते हैं। तो इनका कहना मतलब ये है कि जो अनुभव होते हैं व्यक्तियों के, जो बालकों के, तो इसमें यदि हम संशोधन कर दें तो इसी को जो है हम इसमें परिवर्तन कर दे तो ये आपका जो है शिक्षा बन जाती है। और इन अनुभवों को जो है सामाजिक गुणों से जो है आदि मुक्त करा दिया जाए तो जो है इनका महत्व जो है बढ़ जाता है। डीवी ने जो है शिक्षा की जो है परिभाषा देते हुए लिखा है, शिक्षा जो है अनुभव के जो है सतत पुनर्निर्माण के द्वारा जो है जीवन की एक प्रक्रिया है, और यह जो है व्यक्ति के उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो उसके वातावरण को जो है नियंत्रित और उसकी जो है संभावनाओं की जो है पूर्ति करने जो है योग्य बनाएगी। इतनी परिभाषा आपको लिख दीजिएगा। अगला देखिएगा डीवी की जो है शैक्षिक विचारों को मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन 100% फंसेगा, तो इसको देख लीजिएगा। तो इन्होंने जो है डीवी की जो है शिक्षा संबंधित जो है एक नई विचारधारा को जन्म दिया था। उनके अनुसार जो है शिक्षा जो है सामाजिक एक प्रक्रिया है, और जो है अभिवृद्धि अनुभव का जो है सतत पुनर्निर्माण या जो है जीवन की जो है तैयार ना होकर जो है स्वयं जीवन
यही आपका जो है इनका मानना था। और डीवी जो है शिक्षा को इसके दो आधार बताए, एक है मनोवैज्ञानिक आधार, दूसरा है सामाजिक आधार, इन्होंने बताया है। और उन्होंने जो है शिक्षा के जो है पूर्व निश्चित उद्देश्यों का जो है विरोध करके तत्कालीन उद्देश्यों को जो है महत्व दिया। वे जो है शिक्षा के उद्देश्यों में जो है सामाजिक कुशलता की जो है प्राप्त पर अधिक बल देते हैं। और इससे पता चलता है कि जो उन्होंने जो है व्यक्तित्व तथा जो है सामाजिक दोनों उद्देश्यों को जो है महान महत्व दिया है। और उन्होंने जो है पाठ्यक्रम निर्माण के लिए जो है महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जो है प्रतिपादित भी किया है, जैसे कि उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत उन्होंने दिया है। और जो है उन्होंने जो है पुस्तकीय ज्ञान जो है ज्ञान का विरोध किया। डीबी क्या थे, उन्होंने जो पुस्तक का जो ज्ञान था इसका उन्होंने विरोध किया। और जो है मानव के इंद्रियों का जो ज्ञान था, उसका जो शिक्षण, स्वभाव क्रिया, उसके जो तत्कालीन बालक की जो रुचि, इस पर जो उन्होंने जो है जोर दिया था। और उन्होंने जो है शिक्षक की जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया उन्होंने शिक्षक को। और उनके अनुसार जो है वह बालक का जो है मित्र और जो है पथदर्शक मानते थे। तो डीबी जो थे, ये जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, उन्होंने जो है उसका एक विशेष स्थान उन्होंने दिया। और जो है वे मानते थे कि जो टीचर होता है बालक के प्रिय मित्र होते हैं। और जो है उन्होंने जो है शिक्षा को जो है बालक को जो है केंद्रीय स्थान भी दिया। और उसी के आधार पर जो है को मानकर वे जो है पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि का निर्माण करने को जो कहते थे। और भी लिखा कि उन्होंने जो है प्रचलित विद्यालयों की जो आलोचना की और जो है विद्यालयों को जो है समाज का लघु रूप दिया। उनके अनुसार जो है विद्यालय का वातावरण जो है शुद्ध, सरल, संतुलित होना चाहिए। तो इतनी आपको लिख दीजिएगा। हम अगला देखेगा कि प्राकृतवाद क्या है, इसकी विशेषता है। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा 100%। तो प्राकृतवाद क्या है? तो प्राकृतवाद जो है विचारों पर निर्भर रहने वाली जो है शिक्षा को, यानी प्राकृतवाद पर जो शिक्षा दी जाती है, इनके विचारों पर शिक्षा जो दी जाती है, उसको कैसे बचाया जाए, उसका कैसे हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, तो यही आपका जो है प्राकृतवादी शिक्षा कहलाती है। और रूसों ने जो है अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में जो है प्राकृतवाद शिक्षा प्रशिक्षण प्रणाली के लिए जो है पुस्तक पर जो है नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन के संरचना पर आधारित है। और उन दशाओं के जो है निर्माण की अध्ययन उद्देश्यों के अनुसार जो है कार्य करती है, और जिसमें जो है विकास स्वाभाविक गति से होता है। और यह जो है हमेशा उन दशाओं में जो है सुव्यवस्थित प्रणाली के विरुद्ध जो है रक्षा करती है, जो रूढ़िगत हो जाती है। और यह जो है हमेशा अधिकतम जो है सरलता की जो सिफारिश करता है। और यह जो है आडंबर को समाप्त कर भ्रष्टाचार का जो है सफाया करना चाहती है। और प्राकृत की ओर लौटो, इसका जो है मुख्य जो है श्रेय था जो है प्लेटो का। तो यहाँ से और भी लिखा हुआ है कि शिक्षा के में जो है प्राकृतवाद की विशेषता क्या है। तो बहुत सारी विशेषता, जैसे कि जो है प्राकृतवादी दृष्टिकोण के अनुसार जो है शिक्षा बालक की जो है प्राकृत अनुकूल दी जानी चाहिए। तो जो शिक्षा है बालक को, वो प्राकृत के अनुकूल देनी चाहिए कि प्राकृत को कैसे बचाया जाए, उसका इन्वॉल्वमेंट कैसे किया जाए, जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये सारी शिक्षा होनी चाहिए। और बालक को जो है शिक्षा का केंद्र बनाया जाना चाहिए। इसकी विशेषता लिख दीजिएगा। स्वामी विवेकानंद के जो है शैक्षिक विचारों पर आपको जो है संक्षेप में आपको लिखना, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम समझेंगे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती वेदांत दर्शन को जो है मानते थे। उन्होंने जो है अपने वेदांत दर्शन को जो है व्यवहारिक रूप दिया। और रामकृष्ण मिशन ने जो है अपने कार्य जनसाधारण के कल्याण के लिए किए। और अपने जो है दार्शनिक सिद्धांतों की जो है जनता तक पहुंचने के लिए शिक्षा की जो आवश्यकता का जो है उन्होंने अनुभव भी किया था। और जो है अब आप जो है अपने साथियों को जो है केवल धर्म प्रचार के कार्यों में ही जो है न लगाकर शिक्षा के प्रसार में भी जो है लगाते थे। वे जानते थे कि जो है भारत की जनता को जो है शिक्षित करके ही जो है अंधविश्वासों, निर्धनता को जो है समाप्त किया जा सकता है। और शिक्षा के जो है संबंध में जो है स्वामी विवेकानंद जो है अपने बहुत जो है व्यापक और जो है ये जो है व्यवहारिक भी थे ये। और शिक्षा का अर्थ उन्होंने लिखा है कि जो है स्वामी जी ने जो है वेदांत दर्शन के समर्थक थे। वे जो है समाज को जो है पूर्ण स्वीकार थे। और जो है इस पूर्णता की जो है अभिव्यक्ति को ही जो है शिक्षा में मानते थे। उनके अनुसार जो है शिक्षा मनुष्य की जो है अंतर्निहित जो है पूर्णता की जो है अभिव्यक्ति है, इनका मानना था। इतनी परिभाषा लिखना आपको। फिर रूसो के जो है शैक्षिक विचारों का आपको मूल्यांकन करना है। और रूसो के शैक्षिक उद्देश्य, इसके पाठ्यक्रम, इसके शिक्षण विधि आपको बताना है। तो मैंने इसका मेरे हिसाब से शैक्षिक विचार मैंने आपको करा दिए थे, फिर भी हम थोड़ा सा इसका अर्थ हम देख लेंगे इसके अनुसार। तो शिक्षा का अर्थ क्या है? वास्तविक शिक्षा में जो है ज्ञान को जो है बाहर नहीं जो है ठूसा जाता है, वरन उसकी अंतर्निहित शक्तियों का विकास किया जाता है। और रूसो ने जो अपने शब्दों में लिखा है कि सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के अंदर जो है प्रफुटित होती है, जो व्यक्ति के अंदर प्रकट होती है, और या जो है व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का जो है विकास है। तो इतनी परिभाषा आपको लिख दीजिएगा। क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करा दिया था। इसके उद्देश्य भी जैसा कि वर्तमान सुख की प्राप्ति करना, तो शिक्षा के माध्यम से जो है वर्तमान सुख की आप प्राप्ति कर सकते हो।
बालक की जो है अंतर शक्तियों का विकास होता है जो है शिक्षा के माध्यम से, और मानव गुणों का विकास भी होता है। ये सारी चीज़ें आपको लिख दीजिएगा। अगला देखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो है आपको योगदान इनके आपको बताना है। तो उन्होंने जो है दलित समुदाय को जो है जाति और जो है सामाजिक असमानता की जो है बेड़ियों को जो है तोड़ने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया। और जो है उन्होंने जो है बॉम्बे विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम के जो है दौरान महत्वपूर्ण जो है हस्तक्षेप किया, और जो है विश्वविद्यालय शिक्षा पर जो अपने विचार भी दिए। और उन्होंने जो है कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने जो है महिला की आर्थिक सामाजिक अधिकारों की जो है वकालत भी की। उन्होंने जो है अनुसूचित जातियों, जनजातियों और जो है अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो है सिविल सेवा, रोजगार, स्कूलों, विश्वविद्यालय में जो है विवेकापूर्ण व्यवस्था के लिए जो है समर्थन भी उन्होंने जो है प्राप्त किया। उन्होंने जो है, यदि हम जो है भारतीय समाज में जो है निम्न वर्ग को शिक्षा देते हैं तो जाति व्यवस्था को जो है समाप्त किया जा सकता है, और जो है भारत में जो है लोकतंत्र का जो है स्वरूप भी जो है सुधरेगा। उनका मानना था, ये बात सही भी है, क्योंकि आज जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो जातियों में बटे हुए हैं हिंदू, ये कहीं ना कहीं घातक है। अगला देखिएगा, जो कि भारत समाज में जो है विविधता में एकता रही है, इस कथन की आपको व्याख्या करना है। क्वेश्चन मैंने आपको आगे भी करा दिया था। तो जातियों की विविधता नहीं, भारत में विविधता में एकता। तो भारत में आपने देखा होगा यहाँ के सभी प्रकार के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी जो है इसमें जो विविधता पाई जाती है। कुछ लोग जो है हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश, कुछ बांग्ला, सभी प्रकार की भाषा की विविधता पाई जाती है, धर्म की विविधता पाई जाती है, ठीक है, रीति रिवाज के, पहनावा का जो है विविधता पाई जाती है, कोई कैसा पोशाक पहनता है, तो सारी विविधता पाई जाती है। तो यही जो है होता है विविधता, ठीक है। इतना ही आपको लिखना था। चलिए यहाँ से थोड़ा हम देख भी लेंगे कि विविधता क्या है, थोड़ा सा हम समझ लेंगे। लास्ट का क्वेश्चन हमारा यही है कि भारतीय समाज की जो है सर्वप्रमुख जो विशेषता विविधता में एकता रही है। यह जो है पंक्ति दर्शाती है कि जो भारत में किस प्रकार के जो विभिन्न संस्कृतियाँ, समाज, नृत्य तत्वों में जो है आगमन और जो है अधिक मजबूत होता गया है। और भारतीय सभ्यता की जो है मुख्य विशेषता रही है कि आपका आत्मसात किए बिना जो है समायोजन करने की धारणा, अर्थात जो है भारत में विभिन्न संस्कृतियों, समाजों को जो है उसकी निजी जो है पहचान बनाए रखने के लिए जो है समायोजित किया गया। और हमें जो है अपनी निजी जो है जीवन में जो है किसी भी जो है कार्य को करने की जो है पर्याप्त स्वतंत्रता है। तो विविधता में जो एकता केवल जो है भारत की अनूठी जो है विशेषता नहीं है, या जो है आदर्श अधिकांश जो देशों में है, या जो है वहाँ के राजनीतिक और जो है सामाजिक आंदोलन को जो है मुख्य जो है सहारा प्रदान किया है। और इसका जो है मूल विचार एक रूपता के बिना जो है, विखंडन के बिना और विविधता रहा है। इस आधार पर जो विविधता जो है मानव के आपसी व्यवहार को जो है ये बढ़ाती है। तो इतनी परिभाषा आपको लिख दीजिएगा। भाई इतने ही क्वेश्चन थे, इतने क्वेश्चन आपको कंपलसरी रट के जाना है। इतने क्वेश्चन आपको तैयार कर लेते हो तो आपके एग्जाम का पूरा पेपर आपको सॉल्व होने वाला है। इसका एक हमारे मॉडल पेपर भी मैंने सॉल्व किया, उसको हमने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप सारे वीडियो वॉच कर सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।